देखिए मैं अभी बात कर रहा था, आवाज आ रही है आप सभी को? प्लीज कंफर्म इट। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। थैंक यू। देखिए इंडिया में क्या सिनेरियो है इसका, मिजल्स का मैंने बताया आपको, हाईली कंटेगियस वायरल डिजीज है ये, है ना। कफिंग स्नीजिंग ये सब चीजें होती हैं, एनिमल के थ्रू होता है, सॉरी ह्यूमन के थ्रू, एक्सक्लूसिवली ह्यूमन के थ्रू, ह्यूमन पैथोजेंस के थ्रू ये फैलते हैं एक दूसरे से, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, है ना। एनिमल एज एनिमल वेक्टर नहीं होते हैं। और क्या मैंने बताया था, रूबेला जो होता है ये माइल्ड डिजीज होती है, लेकिन ये प्रेग्नेंट वीमेंस एंड चाइल्ड में, इन्फेंट्स में, उनके जो फीटस में चाइल्ड है उसके लिए काफी इम्पैक्टफुल है, राइट। अब देखा जाए कि मिजेल्स इन इंडिया, है ना, ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट, बट आफ्टर नाइजीरिया, है ना, नाइजीरिया। ये डिजीज काफी डेडली डिजीज है ना। क्यों? मिजेल्स। ये देखा जाए कि इसका मिजेल्स 2 वैक्सीन इसके लिए इंडिया में तैयार की गई, है ना, 2 वैक्सीन। सर ये मीजल्स ये वायरस है क्या? क्या सर? मिजल्स जी। ये वायरल के थ्रू होता है, ये डिजीज है, डिजीज के नाम है ना, वायरल डिजीज है ये, वायरस के नाम मुझे नहीं पता है कौन सा वायरस है, लेकिन ये डिजीज है, राइट, ठीक है है ना। सर। मिजल्स इज डिजीज नॉट अ वायरस, है ना। तो मिजल्स इंडिया में, एक मिनट रिकॉर्डिंग चल रही, हाँ ठीक। तो और क्या इसमें था इंपॉर्टेंट, हाँ 2 वैक्सीन मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट डोज जो है वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, जिसको कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर 1990s में इसको जो है इंसर्ट किया गया था, है ना, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया था कि ये डिजीज 90 to 95%, है ना, ये डिजीज 90 to 95% वैक्सीन जो इंडिया में बच्चों को दी जानी है ना। क्यों? क्योंकि देखा गया कि ये डिजीज इम्पैक्ट कर रही थी इसको, इन्फेंट को, जो फीटस में जो है, फीटस में जो बच्चे हैं, चाहे उसके जस्ट जैसे बर्थ लिया तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे थे और तुरंत उनकी डेथ हो जा रही थी। तो जो होता है ना चाइल्ड, क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR, उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट उठाए थे, और इसके लिए रिकमेंड किया था किसने? WHO ने, राइट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए एक आपका न्यूज में रहा है, पूरे साल देखें, एक न्यूज में रहा है एवियन बोटुलिज्म, एवियन बोटुलिज्म, वेट वेट, एवियन बोटुलिज्म। ये बैक्टीरियल स्ट्रेन के थ्रू होता है, बैक्टीरियल स्ट्रेन। चलिए देखिए इस डिजीज को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप लोग भी मतलब लग रहा है कि बोर हो गए, थोड़ा मैपिंग देखते हैं ना, मैपिंग में आपको मैं दिखाता हूँ, तब इसको देखते हैं, याद रहेगा ये एवियन बोटुलिज्म हुआ क्या था। ये जो एवियन बोटुलिज्म है, ये न्यूरो, विजिबल है आप सभी को? स्क्रीन विजिबल है? नो सर। देखिए ये है हमारा, जो जिस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है अपना सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ पे है? राजस्थान, जोधपुर। राजस्थान, वेरी गुड, देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया का सांबर लेक के बारे में देखिए। सांबर लेक इंडिया, जयपुर से देखा जाए 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है, और इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वाटर है ना, लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वाटर बॉडी है ये। और इसको न्यूज में अभी इसलिए था क्योंकि यहाँ इसको वेटलैंड की कैटेगरी में रखा गया है, वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे रखा गया है इसको वेटलैंड की कैटेगरी में। दूसरा ये है कि इसको यहाँ पे सांबर लेक में जो हमारे साइबेरिया है, साइबेरिया कहाँ पे है? रसियन, यहाँ से जो पक्षी आते थे विंटर सीजन में, इस जोन से, इस साइड से, रसिया से, है ना,
इस वाले जोन से जो यहाँ से फ्लाई करके माइग्रेट होकर के, जब वहाँ ठंडा होता है तो क्या होता है, उधर से माइग्रेट होकर इधर आते हैं, माइग्रेट करके ये पूरा हिंदू कुश क्रॉस करते हुए कहाँ पे है, सांबर लेक में। अब सांबर लेक में जब वो आए तो प्रॉब्लम क्या हुई उनके साथ, ये न्यूरोमस्कुलर इलनेस जो बीमारी हुई उनको, वो लोग झेल नहीं पाए, और इनकी लगभग 18,000 जो बर्ड्स थी उनकी डेथ हुई है। कितना डेथ हुई है, 18,000 डेथ, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। जो हमारे सांबर लेक राजस्थान में नॉर्दर्न एशिया, जैसे नॉर्दर्न एशिया से जितने भी पक्षी आए हैं वहाँ से माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डेथ होने लगे। उनकी रीजन क्या था उनका डेथ होने का, जो ये एवियन बोटोलिज्म है ना, ये डिजीज जो है ये करता क्या था, उनके जो पैरालाइज कर देता था, उनके जो लेग्स हैं लेग्स पैरालाइज हो गए, जो विंग्स हैं, पंख जो हो गए, पंख है, जो पैर हो गए। पंख पैरालाइज हो गए, बिल्कुल सही है। जो नेक है ना, गर्दन है, वो भी उनके पैरालाइज होने लगे थे, इसलिए वो फ्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनकी डेथ हुई है। इसलिए जो है ये काफी न्यूज में रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। दूसरा डिजीज है, आपने ये एक फॉरेस्ट का नाम सुना है, रुकिए फॉरेस्ट का नाम डालता हूँ आपको, कर्नाटका में है। कर्नाटका में ये एक है कैसनोर, है ना, कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज। ये यहाँ पे एक्चुअली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, एक मंकी फीवर डिजीज आई थी, है ना। तो मंकी फीवर जो देखा गया कि, अभी मैं मैप में दिखाता हूँ ये चीजें, थोड़ा सा याद भी हो जाएगा आपको। फॉरेस्ट देखिए, ये जो रीजन है अभी तो ऐसे दिख रहा है ना, लेकिन और थोड़ा सा इसको मैं और पास करूँ, दूर से करूँ तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें आपको, कहाँ पे है एग्जैक्टली देखा जाए तो। मूव कर गया है, ये देखिए यहाँ पे है ना, महाराष्ट्र और कर्नाटका के जोन पे है ना, आपको ध्यान रखना। अच्छा देखिए, इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि मंकी फीवर के लिए ऑल्सो नोज फॉर, जो KFD था, KFD है ना, कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज, KFD किसके लिए, मंकी फीवर के लिए, जो फीवर है ना, मंकी फीवर के लिए ये न्यूज में था। कहाँ पे है ये, फॉरेस्ट, कर्नाटका और कर्नाटक में। महाराष्ट्र, हाँ। हाँ है ना, कर्नाटका और महाराष्ट्र के जस्ट पास में ही है, तो मतलब महाराष्ट्र में, अब कंफर्म करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में है कि नहीं है ना। फिर इसके अलावा केरला, मतलब ये डिजीज बता रहा हूँ, केरला एंड गोवा में भी है ये डिजीज, एक्सपेंडेड था, है ना, गोवा, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, राइट। ये जो वायरल हेमरेज डिजीज है, ये एंडेमिक है उस रीजन का, है ना, वायरल हेमरेज डिजीज जो है एंडेमिक है उस रीजन का, पार्टिकुलर इस रीजन में, केरला, महाराष्ट्र एंड गोवा में, राइट। प्राइमरली ये देखा गया कि ये टिक होते हैं, TICKS, टिक्स मतलब एक छोटा सा जो एक कीड़े टाइप के होते हैं ना, कीड़े चार पर ऐसे होते हैं, इस तरह कुछ एक कीड़े होते हैं, इनके थ्रू ये जो ना ये ट्रांसफर किया जाता था, मतलब ये इसको कहते हैं कि ये आ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, वेक्टर कह सकते हैं, ये वेक्टर हैं, और इनके थ्रू ये सारी की सारी चीजें मतलब दूसरे लोगों में ये मंकी फीवर की तरह जो ये फैल रहा था। दूसरी चीज ये है कि इसका अभी भी कोई भी क्योर नहीं है, KFD का अभी भी कोई क्योर नहीं है। इसमें जो सिम्टम देखा गया, ये जैसे कि कफिंग, येलो फीवर, जीका, डेंगू, ये सारी चीजें उनमें ऑब्जर्व की गई हैं, राइट। तो ये बस आपको थोड़ा याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ था, किस तरह का है ना, ये इसको इम्पेक्ट किया है ना। आपने जो टिक्स बताया ना, टिक याद रखना, टिक एक इस तरह का है, इंसेक्ट होता है इसके थ्रू ये, और ये जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक है ना, जूनोटिक वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखिए, जूनोटिक है कि नहीं है, इससे ज्यादा पूछते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा न्यूज में, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम भी न्यूज में था, आपने हिंदी में पढ़ा हो या फिर आर्टिकल पढ़े हो तो आपको याद होगा कि पल्स पोलियो प्रोग्राम को लेकर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब ये था
कि इसको खत्म करना है कि नहीं करना है, क्या गवर्नमेंट का अगला स्टेप होना चाहिए इसको लेकर के। अभी पोलियो खत्म करने वाले थे हम 19 या 20 में, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया कि नहीं अभी चलने दो इसको, है ना, क्योंकि सारी चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, राइट। जो अचीवमेंट था हमारा वो नहीं हो पाया था। तो पल्स, ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है एक्चुअली ये क्या करता है, जो वैक्सीन आई है जो हम जो वैक्सीन लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारा इम्यूनाइजेशन सिस्टम को जो है बढ़ा देता है। ये कब से चल रहा है, 1995 से ही चल रहा है, जब से एक्चुअली जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 1988 में जो पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत साल बाद 1995 में ये प्रोग्राम चलाया था इंडिया में। डब्ल्यूएचओ ने क्या किया था कि 2012 में गवर्नमेंट के जो इस इंडिया के जो प्रोग्राम है उससे मतलब रिजल्ट देख करके 2012 में गवर्नमेंट ने उस लिस्ट से हटा दिया था, पोलियो वायरस ट्रांसमिशन जो लिस्ट था उससे उसका नाम हटा दिया था। लेकिन यदि ऐसा कहा जाए कि क्या आप पोलियो का वैक्सीन कोई क्योर है, क्योर क्योर नहीं है, ध्यान रखिए, क्योर नहीं है अभी भी। इसका क्या अभी तक वैक्सीन ही है, इसको केवल प्रिवेंट किया जा सकता है इम्यूनाइजेशन के थ्रू, है ना। ऐसे 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 जो है किसी तरह से नहीं किया जा सकता, इम्यूनाइजेशन के ही थ्रू किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा देखिए, आप जब भी ऐसा कोई डिजीज पड़े, और भी बहुत सारे डिजीज, जैसे अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो कोरोना वायरस डिजीज है, इसके बारे में मैं थोड़ा अलग से बताऊंगा, अलग से इसलिए बताऊंगा क्योंकि जो है अब बहुत सारी इसमें चीजें हैं, अभी नए नए इसमें अभी न्यूज सर है, उसको कंपाइल सर करके मैं आपको एक, हाँ सर मैं ये कह रहा था कि जैसे कि ये कोविड-19 है सर, इसके बारे में पूर्ण तरीके से संक्षेप में बताना है किसी दिन। हाँ हाँ, मैं इस पे एक करूंगा ना, इस पे कोविड-19 पे एक्चुअली क्या है कि जैसे वायरस है ना, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी होगी, इसमें बहुत सारे देखो गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हो गए, है ना, क्योंकि इसमें केस स्टडी भी आएंगी। देखो अब जैसे यूपीएससी अभी इस बार का यदि मेंस होगा, है ना, जी जैसे पीसीएस का ही मेंस होगा, पीसीएस के मेंस में इस पे जरूर पक्का क्वेश्चन पूछेगा केस स्टडी बेसिस पे। दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए कोविड के बारे में हमें एक तो साइंस इसकी समझनी है, दूसरा चीज ये है कि इससे रिलेटेड किस गवर्नमेंट ने कौन सी स्टेप उठाई है, और उस यदि ऐसा कोई और डिजीज होता है उसके लिए फर्दर स्टेप क्या होंगे, इसके बारे में बताऊंगा आपको, है ना। जी सर जी हाँ, सारी की सारी चीजें बताऊंगा। इसके अलावा देखो ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मतलब जी जैसे हेल्थ में है, एक क्वेश्चन तो आना ही है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो जो चीजें न्यूज में रही हैं वो आपको एक बार देख लेना है। आपको यदि टर्म आपके सामने से एक बार चला जाएगा तो आप जो है उसको गेस कर पाएंगे। जैसे मैं बता सर, रहा हूँ एक अभी, चीज़ और प्रॉब्लम है सर। सर बोलिए। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हमने सारी मैगजीन पढ़ ली हैं, जैसे सर ने पढ़ाई थी, सचिन सर ने। हम्म उसके हम्म, बाद हम्म। में सर हम काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो पीछे की चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। देखिए रिवीजन, रिवीजन आप करेंगे तो शायद वो चीज़ें नहीं भूल पाएंगे, है ना। रिवीजन आप कीजिए, रिवीजन मस्ट, बिना रिवीजन कुछ नहीं होगा। जैसे आप क्या कीजिए कि आप कैटेगराइज कर लीजिए, जैसे साइंस को एक जगह कर लीजिए, इथिक्स को जी एक जगह कर लीजिए, जो भी जितनी चीज़ें हैं आपके पास, पॉलिटी को एक जगह कर लीजिए, इकोनॉमिक्स को एक जगह कर लीजिए, फिर आप रिवाइज कीजिए, है ना। क्योंकि अभी क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि मंथली वाइज पढ़ेंगे, मंथली वाइज पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है ना। जैसे आप जी पॉलिटी का सारा कि कौन सी बॉडी न्यूज़ में रही है, कौन सा एक्ट न्यूज़ में रहा है ना। जैसे हेल्थ हेल्थ जी में कौन सी डिजीज न्यूज़ में रही है ना। देखिए आप चलिए स्टार्ट करते हैं ना। जैसे अभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, अभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई है ना, जी ग्लोबल जी टीबी रिपोर्ट। अब इसको रिलीज किसने किया है, डब्ल्यूएचओ ने, जी है ना। डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट की। अब देखते हैं कि इंडिया का टारगेट क्या है। इंडिया का टारगेट है 2025 तक इसको रिड्यूस करना, राइट। इंडिया का टारगेट है इसको 2025 तक रिड्यूस करना, लेकिन डब्ल्यूएचओ का क्या टारगेट है, 2035 तक हटाना इसको, है ना, कंप्लीटली इसको टीबी को खत्म करना, ये टारगेट है। अब जी देखो इंडिया ने जो प्रोग्राम चला है, जैसे इंसिडेंट रेट देखा जाए, जो इनिशिएटिव चल रही है इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल मीटिंग किया 2018 में, और जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स थे उनको साथ मिलाया, और जो डब्ल्यूएचओ का जो नॉर्म्स था, जो स्ट्रेटजी थे, उसके अकॉर्डिंगली जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये सारी चीजें करती हैं, तो उन सब चीजों को यदि अप्लाई किया जा रहा है तो इंडिया में देखा गया कि मतलब जो 50,000 पेशेंट्स ओवर 1 ईयर्स ये डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब बच जाएंगे, उनकी डेथ ना होगी, है ना, इससे टीबी से जो डेथ हो रही थी, राइट। जी सर ये जी सर ये रिपोर्ट आई थी उसमें। दूसरी चीज क्या है, अगला एक न्यूज में था निक्सय वर्जन 2.0, NIKSHAY निक्सय वर्जन
VERSIM 2.0। ये क्या करेगा कि जितने भी टीबी केसेस हैं उसको मॉनिटर करेगा। टीबी केसेस विल बी मॉनिटर्ड बाय निक्सय वर्जन। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, राइट। ये क्या है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो भी बेटर डेटा स्ट्रक्चर इंटरफेस की तरह काम करेगा, राइट। जो भी टीबी से रिलेटेड जो भी केसेस रहे उनके मॉनिटरिंग के लिए काम करेगा, राइट। निक्सय वर्जन 2.0 है ना, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसके अलावा टीबी को इरेडिकेट करने के लिए टीबी कफ COUGH कफ कैंपेन, टीबी कफ कैंपेन चलाया गया मार्च 2018 में। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको रीलॉन्च किया है इस बार, है ना। ये मास मीडिया कैंपेन है ना, टीबी को एंड करने के लिए। जो टीबी समिट दिल्ली में हुई थी उसको एंड टीबी समिट इन दिल्ली, है ना। इसी टाइम पे जैसे समिट होता है तो समिट का कुछ होता है अपना टारगेट, भाई हमें ये एंड करना है, ये एंड करना है, सारी चीजें होती है हमारे सामने। तो इसलिए इसमें ये था कि एंड टीबी समिट ये हुआ था दिन दिल्ली में, तो वहीं पे जो है ये कैंपेन चलाया गया था, टीबी कफ कैंपेन, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखें और क्या इसमें और क्या चीजें न्यूज में रही हैं। CB नेट, देखिए ये ना मशीन्स हैं, CB नेट्स एंड जीन एक्सपर्ट मशीन्स। ये CB नेट, अब न्यूज में एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, CB नेट एंड CB नेट इज रिलेटेड टू, वाज इन न्यूज, इज रिलेटेड टू, क्योंकि ये इनोवेशन है, एक नया इनोवेशन है। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है उसको डायग्नोस करने के लिए, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए किस पर्सन में टीबी है, कैसे है, उसको मतलब फास्ट कम टाइम लगेगा, ये सारी चीजें होंगी, है ना। अगला है CTB, CTB, ये भी एक डायग्नोस्टिक टूल है। डायग्नोस्टिक टूल मतलब कि इसके थ्रू हम ट्यूबरक्लोसिस टीबी पर्सन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। पहले क्या होता है, बहुत सारी टेस्टिंग दुनिया भर की चीजें होती थी। ये एक डिवाइस है, छोटा सा डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है, इतना छोटा, इसमें कैमरा लगा रहेगा, बहुत सारी चीजें होती, मतलब इतनी चीजें होती हैं, इतना छोटा डिवाइस रहता है। बस आपने बस लगाया और वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि मतलब पर्सन को टीबी है कि नहीं, है ना। माउथ में लगा कर कैसे 1-2 बार करते हैं उसमें, है ना। ये बहुत ही हाई सेंसिटिविटी है ना इसके अंदर। बाकी ये, और दूसरी चीज है कि बैटरी ऑपरेटेड है ये, और इजी है, बैटरी ऑपरेटेड है, इजी है, राइट। और ये जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है बैक्टीरिया का वो बहुत फास्ट करता है। अब देखा, ये भी कहा जा सकता है कि यदि हम इसका 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करें तो ये और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, और ज्यादा अच्छे से जो है डिटेक्ट कर पाएगा। अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि जो कोविड-19 के लिए जितने भी डॉक्टर्स गए थे तो वहां पे कई सारे लोगों ने क्या कहते हैं, उन पर पत्थर चलाए थे, राइट। तो उसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, IMD ने एक कैंपेन चलाया था, डॉक्टर्स फॉर डॉक्टर। क्या चला था? डॉक्टर्स फॉर डॉक्टर्स। आप ट्विटर पे देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, है ना, डॉक्टर्स फॉर डॉक्टर। ये है किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? IMA के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी देखा जाए कि जो इंसिडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट हो गए जैसे, अब ऐसा नहीं है केवल उनके लिए, ये केवल जिन पे अटैक हो रहे हैं उनसे नहीं, इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं, इंसिडेंट्स है, सुसाइड के इंसिडेंट्स हैं, जो क्लिनिशियन जो उसमें काम करने वाली नर्सेस हैं, ऐसा कुछ उनमें मेंटल प्रॉब्लम हुई, कुछ जैसा सुसाइड वाले केसेस हो गए, तो उन सबको रोकने के लिए डॉक्टर्स फॉर डॉक्टर वाला जो चैलेंज चलाया गया है ना। आप याद रखें, डॉक्टर्स फॉर डॉक्टर जो है ये लॉन्च किया गया IMA के द्वारा इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, राइट। अब एक और ऑनलाइन टूल जनरेट किया गया, ऑनलाइन टूल, द नेम इज अवेयर। ऑनलाइन टूल अवेयर, है ना, AWARE अवेयर। ये WHO के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ग्लोबल, इट इज अ ग्लोबल कैंपेन, ये ग्लोबल कैंपेन है ना, ये ग्लोबल कैंपेन है। इसमें क्या है, मेन जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स होंगे, पॉलिसी मेकर्स होंगे, उनको किस तरह से एंटीबायोटिक का यूज करना है, इसके बारे में उनको जो है सेफली एंड इफेक्टिवली
दो टर्म जो है सेफली और इफेक्टिवली इसका एंटीबायोटिक्स का यूज करने के लिए उनको जो है गाइड किया जाएगा ऑनलाइन टूल अवेयर के थ्रू, जो कि जारी किया है किसने, WHO ने, है ना। ये ग्लोबल कैंपेन है ऑनलाइन टूल अवेयर के थ्रू, है ना। आप कहीं जाएंगे किसी शॉप पे तो कोई भी मेडिसिन, डॉक्टर क्या करता है वहां पे जो रहते हैं वो खुद ही अपने को डॉक्टर समझता है ना। और क्या करते हैं, आपको एंटीबायोटिक लिख देते हैं, उनको पता नहीं रहता कुछ भी, एंटीबायोटिक लिख देता है, लीजिए भाई ये एंटीबायोटिक है, ये आप पे काम करेगा, है ना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, WHO ने ये कैंपेन चलाया था ग्लोबल लेवल पे, राइट। इसके अलावा आपको एक मिलेगा E2020 इनिशिएटिव, E2020 इनिशिएटिव, राइट। देखिए E2020 इनिशिएटिव में आप ये ध्यान रखिए कि ये इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है। ये स्टार्ट एक्चुअली हुआ था 2015 में, 2015 में ये मई में स्टार्ट हुआ था। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो न्यू ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी, जो ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजी है मलेरिया को लेकर के, जैसे मलेरिया से रिलेटेड स्ट्रेटजी कब से कब तक है, 2016 से लेकर के 2030 तक की स्ट्रेटजी है, जिसमें कि हमें मलेरिया को खत्म करना है ना। जो नए ग्लोबल लेवल की जो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजी है वो 2016 से 30 तक का है ना। इसमें क्या है कि एक माइलस्टोन रखा गया कि हमें जो है, जैसे इंडिया ने माइलस्टोन रखा कि हमें जो है 2020 तक ये खत्म करना है, लेकिन ऐसा 2020 में अभी खत्म नहीं होगा, इसको जो है और जो है बढ़ाया जाएगा, जिसमें टारगेट ये था कि एटलीस्ट 10 कंट्री, है ना, 2020 में रिड्यूस हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कंट्री इंपैक्टेड है मलेरिया से, तो एटलीस्ट 10 कंट्री जो है कम होना चाहिए WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन अभी ये ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जो डेटा, जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ है E2020 इनिशिएटिव के अंडर में, राइट। इसके अलावा और जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, देखिए अभी क्या हो रहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में एक डिजीज चला था, जो बनाना ट्रीज थे, जो बनाना ट्रीज थे, तो बनाना ट्रीज में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो इनका स्टेम था, स्टेम सड़ जा रहा था, है ना, और ये सड़ के गिर जा रहा था, राइट। लीव्स थी वो खराब हो जा रही थी। तो उस टाइम पे एक डिजीज आया था, उस डिजीज का नाम था पनामा विल्ट, क्या था, पनामा विल्ट, डिजीज का नाम था पनामा विल्ट। ये यूपी और बिहार वाले रीजन में काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया था। तो इसके लिए ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने क्या किया, एक इसका उपाय ढूंढा, और उन्होंने एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जिसका नाम है फ्यूसीकॉन्ट, FUSICONT, फ्यूसीकॉन्ट। ये क्या करेगा कि ये कंट्रोल करेगा किसके, इस डिजीज को, पनामा विल्ट को, राइट। इससे एक्चुअली ये जो हो रहा था, ये पनामा विल्ट जो है ये वायरस के थ्रू, फंगस के थ्रू हो रहा था, ये फंगस को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। तो ICAR फ्यूसीकॉन्ट जो है किससे बचाने के लिए है, कंट्रोल करने के लिए, कौन सी कंट्रोल करने के लिए डिजीज है, पनामा विल्ट। और एक चीज और है कि जो पनामा विल्ट है ये 50% जो बनाना ट्रीज थे उसको डिस्ट्रॉय कर देता था, है ना, फंगस के थ्रू होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसके लिए ICAR इंडियन काउंसिल, यहाँ पे आपको कुछ और दे देगा नाम, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ICAR याद रखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, राइट। ये ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए अभी आपको पता होगा COVID-19 के लिए कौन सा टेस्ट चल रहा है, टेस्ट पता है आपको, PCR टेस्ट होता है COVID-19 के लिए, PCR टेस्ट चल रहा है, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, है ना, बताऊंगा जब ये चीजें आएंगी। तो ऐसे ही देखा जाए तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में, है ना, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में इंडिया का जो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI ईटानगर, जो कि ईटानगर में है, वहां पे एक टेस्टिंग किट बनाई गई, उसका नाम रखा गया ब्लू टोंग सैंडविच एलिसा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ELISA, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे S एलिसा। ये है टेस्ट किट। ये क्या करेगा कि जो वाइल्ड रूमिनेंट्स हैं, जो कैमल्स हैं, जो कैमल मतलब उसकी तरह जो स्पेसीज हैं, उनमें जैसे सीप्स हो गए, गोट्स हो गए, कैटल हो गए, बुफेलोस हो गए, इनमें जो यदि कोई इंसेक्ट वायरल डिजीज हो रही है तो इनको ये चीजें डिटेक्ट करेगा,
राइट। उनमें होता क्या है कि जो टोंग है ना, ब्लू टोंग है ना, ये ब्लू ब्लू कलर के हो जाते हैं कुछ ऐसा। मैंने पिक्चर देखी थी इसकी, लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इसके बारे में। बस इतना मुझे पता है कि ये जो है एस एलिसा जो है एक टेस्टिंग किट है इसके लिए, जो डिजीज फैलता है उनके लिए है, और ये एनिमल्स के लिए है ना। इतना ही मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं पता है। राइट। दूसरी चीज़ है, एक है जापानीज जापानीज इंसेफेलिटीज, एल्जियम एलिसा, एल्जियम एलिसा, ELI ऐसे, ये भी एक किट है जो स्वाइन वायरल जूनोटिक डिजीज है, जिससे कि आपने देखा होगा कि बिहार और यूपी वाले एरिया में बहुत ही जे मतलब कि जापानीज इंसेफेलिटीज काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है उस रीजन को, है ना। तो वहाँ पे छोटे बच्चों की डेथ हो रही है काफ़ी ज़्यादा, है ना। ये जूनोटिक डिजीज है, इसको कंट्रोल करने के लिए, ये कंट्रोल का मतलब चेक करने के लिए ये जो है डिजीज आई है, डिजीज कर रही है। टेस्टिंग किट है जापानीज जेई एल्जियम एलिसा किट, राइट। इसके अलावा और देखें तो क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ों में, एक होता है पार्थेनोजेनेसिस। ये टर्मिनोलॉजी है जो कि इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस देखिए एक प्रोसेस है ना। प्रोसेस मतलब ये होता है, ये ऐसा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि इसमें नए ऑफ स्प्रिंग के लिए, जो ऑफ स्प्रिंग होगा, जो नया ऑफ स्प्रिंग होगा, जो नया चाइल्ड होगा, उसके लिए हमें मेल की जरूरत नहीं है। जैसे ये मेल है और ये फीमेल का सिंबल होता है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। केवल फीमेल गैमेट से ही वो पूरी की पूरी जो है ऑफ स्प्रिंग का जो है फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं पैरेंथ्रोजेनेसिस। जैसे एग्जांपल बताता हूँ इसका, जैसे मधुमक्खी बी हाइव है ना। बी हाइव में क्या होता है, एक होती है क्वीन एंड वर्कर्स, क्वीन एंड वर्कर्स बीज, और एक होते हैं मेल कोई काम नहीं करते हैं बीहाइव में, है ना। ये काम करती हैं क्वीन एंड वर्कर्स, काम करती है, क्वीन बैठी रहती है। तो इनमें जो है दो तरह के, जब ये दो तरह के, एक होता है अनफर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज। जो फर्टिलाइज एग होता है इनका, जो बीहाइव का फर्टिलाइज एग होता है, उससे जो है बनते हैं क्या, मेल मेल बीज, है ना। और जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं उनसे बनते हैं क्वीन और वर्कर बीज। मतलब कि ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन किसके थ्रू हुआ है, ये जो इनका जो फॉर्मेशन हुआ है पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू। इसको एसेक्सुअल बोलते हैं। एसेक्सुअल केवल प्लांट में नहीं होता, नॉर्मली जो है इनमें भी होता है, आपको याद रखना एग्जांपल, है ना, पार्थोजेनेसिस। दूसरा चीज ये है कि एक आपने एक इम्पोर्टेंट आपने ये देखा होगा, कट सीक्वेंस। देखिए बताता हूँ, एक ये भी न्यूज में आया था, CUT कट, SCQ ऐसे। देखिए ये किससे रिलेटेड है, टी है ना, टी को पकड़िए और इसमें टी को नीचे कीजिए तो मतलब ट्यूमर से रिलेटेड है ना। एग्रेसिव ट्यूमर, एक नया जो जितने भी एग्रेसिव ट्यूमर होते हैं, ट्यूमर के आइडेंटिफाई करने के लिए एक नया मेथड जो है रिसर्चर्स ने ढूंढा है, कट सीक्वेंस, है ना, CUT SCQ। इसमें ये देखा जाएगा कि नॉर्मली जैसे जिसको ट्यूमर हो जाता है तो रेपिडली वो नॉर्मल कैंसर की तरफ जो है ग्रोथ करने लगता है, कैंसर की तरफ बढ़ने लगते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि कट सीक्वेंस किससे रिलेटेड है, ट्यूमर के लिए। ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी या नया मेथड जो है ढूंढा गया है। इसके अलावा जो न्यूज में रहा है थ्रू आउट द ईयर, देखा जाए आंगनवाड़ी वर्कर्स, है ना, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो न्यूज में रही है इस बार, क्योंकि उनको सैलरी को लेकर बड़ी प्रॉब्लम, उनके जो आइडेंटिफिकेशन को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो देखिए आंगनवाड़ी के बारे में देखते हैं कि ये कम्युनिटी बेस्ड फ्रंट लाइन, एक कम्युनिटी बेस्ड है, ये कम्युनिटी बेस्ड ऑनररी HONORARY वर्कर्स हैं ये, जो ICDS के थ्रू 1995 में इनको लाया गया था, कि जो काम है वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो छोटे बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन होता है उनको जो है इन सब चीज़ें प्रोवाइड कराना, है ना। अभी जो मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगा और लेक्चर भी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब बस इसको कंप्लीट करता हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1925 में ये चीज़ें लाई गई थी। और ये देखा जाए कि इनको जो है मंथली बेस्ड पे चीज़ें पे की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इनको पे करती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इनकी सैलरी होती है। दूसरा चीज़ है कि कोई गजेटेड पोस्ट नहीं है इनकी, है ना, ये ध्यान रखना आपको, गजेटेड पोस्ट नहीं है।
दूसरी चीज, इसके अलावा इंडिया के जो और कैडर्स हैं, जैसे एएनएम, एएनएम का आपने नाम सुना होगा। एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। जो अभी गांव में आपने देखा होगा एएनएम होती हैं, जो सब सेंटर्स पे, जो गांव के जो सब सेंटर है वहाँ पे वो देखी जाएंगी, आपको देख सकते हैं वहाँ पे, वो हेल्प करती हैं, उसकी जो हेल्प करती है काफी ज्यादा, जो हमारे विलेज के लोग आते हैं उनको हेल्प करती है। इसके अलावा एक होती है आशा, ASH, आशा वर्कर्स। आपने आशा वर्कर्स देखा होगा। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड 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 सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये क्या, इनको जो कंस्टिट्यूट किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में, नेशनल रूरल मिशन हेल्थ के अंडर में किया गया था, कि जितनी भी देखा गया था गांव में हो क्या रहा था कि जो डिलीवरी हो रही थी, जो मदर्स जो डिलीवरी हो रही थी, वो गांव में जो डिलीवरी होती, उसमें बहुत ज्यादा जो है इन्फेंट का ध्यान नहीं रखा था। उनको जो स्कीम गवर्नमेंट बना रही थी, वो स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा था उनको, क्योंकि हॉस्पिटल में डिलीवरी हो नहीं रहा था। जब हॉस्पिटल में डिलीवरी हो नहीं रहे तो उनका ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो इसके लिए ये जो आशा को, जो आशा वर्कर्स का जो कंसेप्ट लाया गया, और ये क्या करती है, बेसिकली फोकस करती हैं जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके लिए इम्यूनाइजेशन, मेडिसिन, कौन सा मेडिसिन कब देना है, उनके लिए कौन सा टीका कब लगवाना है, वैक्सीन कब लगवाना है, ये सारी चीजें वो प्रोवाइड कराती हैं। बाकी इसके अलावा उनकी जो फीस होती है परफॉर्मेंस बेस्ड होता है ना, उनकी सैलरी नहीं होती, उसका होता है रिसीव परफॉर्मेंस बेस्ड जो उनकी फीस होती है, राइट। तो आज का लेक्चर मुझे लगता है अभी बहुत सारी चीजें मतलब है हेल्थ में आपको पढ़ना है, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो मैंने आपको जो है आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कोविड मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि कोविड में बहुत सारे अपडेट आने बाकी हैं, तो आधा अधूरा बताने का कोई मतलब है नहीं। तो आप कोविड पे भी खुद से भी नोट्स बनाइए कि क्या क्या चीजें न्यूज में रही हैं। ठीक है, वैसे मेरे पास कंटेंट है, लेकिन कंटेंट उतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लास्ट टाइम में जब देखेंगे तो एक दिन किसी दिन जो है उसमें हम ले लेंगे कोविड-19 पे, है ना, कि कैसे मेंस के पर्सपेक्टिव से पूछेगा, किस तरह की ये चीजें होंगी, सारी की सारी चीजें इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सर।